बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज हम बातें करेंगे मुर्गियों में होने वाले जीवाणु जनित रोग व उसके बचाव के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे करेला की उन्नत खेती कैसे की जाए। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में सहजन की खेती को बढ़ावा देने की है योजना। राज्य के किसान दलहन और तिलहन की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उपकरण। बैंगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहजन की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। इसके लिए सरकार ने 780 हेक्टेयर जमीन में सहजन की खेती करने का लक्ष्य तय किया है। प्रति हेक्टेयर सहजन की खेती कुल योजना लागत 74,000 रुपए है। इसमें किसानों को लागत का 50% यानी 37,000 रुपए का अनुदान सरकार देगी। राज्य के जिन जिलों में दलहन या तिलहन की खेती की अच्छी संभावना है, उन जिलों में इन फसलों की उपज बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें 40 से 50% अनुदान पर मैनुअल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, रोटावेयर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पंप सेट, पाइप, स्पिलर सेट, मोबाइल रेनगन, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी दाल मिल और ट्रैक्टर चालित यंत्र ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड तकनीक प्रबंधक या जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए पौधशाला में बिचड़ा तैयार करना चाहते हैं तो प्रोट्रे में बीज बोएं। प्रोट्रे में मिट्टी का उपयोग ना करके उसमें कोकोपीट डालें और बीज बोएं। इसमें पौधों में मिट्टी जनित रोग नहीं लगेंगे। पौधा जब 3 सप्ताह का हो जाए तो उसे प्रोट्रे से निकालकर खेत में रोप दें। हम बिचड़ा उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले किसान भाई जमीन पे क्यारियां बना करके बिचड़ा उत्पादन करते थे, लेकिन अभी काफ़ी तकनीकी उन्नति हुई है और हम लोगों ने देखा है कि अगर प्रो ट्रे में, प्लास्टिक की ट्रे में बिचड़ा उत्पादन किसान भाई करते हैं तो स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन आराम से कर सकते हैं। प्लास्टिक की ट्रे बाज़ार में उपलब्ध हैं और उसमें कोकोपीट, जो कि जितने भी हमारे प्रो ट्रेज होते हैं उसको हम उन्हीं कोकोपीट से भी फिल करके और एक होल में 2 बीज या 1 बीज इस तरह से डालते हैं, जिससे कि बाहर की मिट्टी इसमें हम नहीं मिलाते हैं, जिससे कि क्योंकि जो हमारा कोकोपीट होता है जो कि बना बनाया बाज़ार में उपलब्ध है, स्टरलाइज होता है और इसमें फफूंद या दूसरी बीमारियों के फैलने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब अवरोधी होती है। इसलिए कोकोपीट का ही प्रयोग किसान भाई करें। राज्य के जो किसान बैगन की आगात खेती करना चाहते हैं वे इस महीने के अंत तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लांग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पूसा पर्पल लांग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली सामान्य प्रभेद हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण संपदा 6 संकर प्रभेद हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जो किसान भाई बहन मुर्गी पालन कर रहे हैं उसके लिए आज का ये अंक बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि मुर्गियों में होने वाले जीवाणु जनित रोग के लक्षण क्या क्या हैं, और अगर हमें इस तरह के लक्षण अपनी मुर्गियों में दिख रहे हैं तो हम इससे अपनी मुर्गियों को कैसे बचा सकते हैं, किन किन उपायों को अपनाना है। तो चलिए देखते हैं विस्तार से। वर्तमान में पशुपालन में मुर्गी पालन सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला व्यवसाय है। अपने राज्य झारखंड के भी कई ग्रामीण और शहरी भाई मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं। मुर्गी पालक भाइयों, आप ब्रॉयलर, लेयर या बैकयार्ड मुर्गी पालन करें तो जीवाणु जनित रोगों से सावधान रहें। इन सभी स्तर की मुर्गियों में कई जीवाणु जनित रोग लगने का खतरा रहता है। इसमें कई समान तो कई अलग जीवाणु जनित रोग होते हैं। किसान भाइयों को हम ये बताते चलें कि मुर्गियों में मुख्य रूप से 3-4 तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे विषाणु जनित बीमारियां, जीवाणु जनित बीमारियां, परजीवी से होने वाली बीमारियां। इसके अलावे जो पोषण संबंधित बीमारियां होती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा मुर्गियों के जो वृद्धि है और उसे उत्पादन होने वाले उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से अभी हम जीवाणु जनित बीमारियों की बात करें तो जो जीवाणु जनित बीमारी होती हैं वो आपके जो विषाणु जनित बीमारियां होती हैं उससे थोड़ी अलग लक्षण लेके आते हैं, और इनमें बाकी चीज़ों का मरने की दर तथा फैलने की जो तीव्र गति होती है वो भी इसमें थोड़ी कम होती है। तो हम कहें ये तीनों तरह के अलग अलग मुर्गियों को अगर हम 3 समूह में अगर बांट के बात करें, जैसे ब्रॉयलर, लेयर और डुअल पर्पस के जो बर्ड हैं, इन सबों में ये जो जीवाणु जनित बीमारी होती हैं सभी में होने की संभावना रहती है। पर जो ब्रॉयलर पालते हैं और जो लेयर पालते हैं उन सबों में जो डुअल पर्पस, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम पे जानते हैं, उन सबों की अपेक्षा अधिक होने की संभावना रहती है। मुर्गियों में जीवाणु जनित रोगों का प्रकोप हो ये जानने के लिए सबसे पहले उनका लक्षण जानना जरूरी है। समय रहते इन रोगों का उपचार न हो तो विषाणु जनित रोग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए पहले जानते हैं इन रोगों के लक्षण के बारे में। जैसे ब्रॉयलर में अगर बात करें तो जीवाणु में मुख्य रूप से कोराइजा, ई कोलाई, CRD, CCRD इस तरह की बीमारियां बहुत सामान्य होती हैं। और अगर हम लेयर में चले जाएं तो लेयर में भी जैसे CCRD, ई कोलाई या फॉल कॉलेरा इस तरह की बीमारियां काफ़ी सामान्य होती हैं जो जीवाणु जनित होती हैं। इसके अलावा बैकयार्ड में भी आए तो बैकयार्ड में इन सब रोगों के प्रति काफ़ी रोगरोधी क्षमता अधिक होती है, इस कारण उन सबों में थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो जैसे कुछ लक्षण पहचानने की अगर हम बात करें तो शुरुआती समय में कोराइजा के लक्षण और CCRD या CRD की बात करें तो CCRD और CRD सामान्य रूप से एक ही तरह के लक्षण लेके आते हैं। शुरुआती समय में इन सबों में ही थोड़ी जो खाने पीने की जो होती है इच्छा होती है, रुचि कहें तो बर्ड में कम हो जाती है। खाने पीने के प्रति रुचि कम दिखाते हैं, दाना कम खाते हैं, पानी के प्रति इनकी रुचि कम हो जाती है। साथ साथ सांस लेने की जो गति होती है वो धीरे धीरे तेज हो जाती है। नाक से पतला स्राव निकलने लगता है, धीरे धीरे वही स्राव थोड़ी मोटी हो जाती है। तो मोटी हो जाती है उस स्थिति में सांस लेने में थोड़ी घरघराहट होती है। घरघराहट आप दूर से भी पहचान सकते हैं कि मुर्गियों में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो मुर्गियों में थोड़ी रेस्टलेसनेस भी आती है। एक जगह से जिस तरह से सामान्य हम देखते हैं उस तरह से सामान्य जो बिहेवियर होता है उन सबों का, उससे थोड़ा सा हट के बिहेव करने लगता है। मुर्गियों में चोंच मारने की भी एक बीमारी होती है। दरअसल एक लक्षण है जो अलग अलग कई रोगों के हो सकते हैं
और इन रोगों के भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसमें भी कई तरह के जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं या इनके कारण होने के कारण कई होते हैं। इसके जैसे कभी कभी अगर हम अपनी संख्या जितनी जगह है उसकी संख्या से अगर बहुत अधिक संख्या में मुर्गियों को रखें तो ये बीमारी हैबिट डेवलप हो जाती है। इसके अलावा अगर उसमें मिनरल मिक्सचर्स की कमी हो जाती है तब भी ये कभी कभी उसमें आक्रांत होने लगता है। इस तरह की जो हैबिट है वो डेवलप होने लगता है। या फिर अगर उस झुंड में कई बीमारी ऐसे होते हैं जो एकाध किसी कारणवश अगर मुर्गियों खास तौर से वेंट पोजीशन पे, और ये बीमारी देखा जाता है लेयर में अधिकतर देखा जाता है। लेयर में अगर किसी तरह से अंडे देने वाला जो क्लाइकल पार्ट कहते हैं वेंट कहते हैं वहाँ पे अगर किसी भी कारणवश अगर कोई घाव हो जाता है तो उसको घाव पे आसपास में बाकी सब मुर्गियाँ हैं उन पर हमेशा चोंच मारती रहती हैं और ब्लीडिंग होकर और रेडनेस दिखने लगता है। तो इस पर बाकी मुर्गियों का भी ध्यान वहाँ पर आकृष्ट हो जाता है। तो ये एक कॉमन वाइसेस का कॉमन हैबिट डेवलप हो जाता है। इसको कई तरह से हम लोग निजात पा सकते हैं और इसको रख रखाव में थोड़ा बहुत अपना जो परिवर्तन है उसको करके किसान भाई इसमें निजात पा सकते हैं इस बीमारी से। जीवाणु जनित रोगों में एक खतरनाक रोग है ई कोलाई। मुर्गियों में ई कोलाई के कारण कई दूसरी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावे मुर्गियों में श्वसन संबंधी रोग होने का भी खतरा रहता है। आइए जानते हैं ई कोलाई सहित उन रोगों के लक्षण के बारे में। ये जो जीवाणु जनित बीमारी है उसमें ई कोलाई के जो लक्षण है काफ़ी अच्छी तरह से पहचान में किसान भाइयों को अगर जल्दी नहीं आता है तो इससे कई तरह की समस्याएं और भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें जैसे कलेजा जिसको लीवर हम कहते हैं या हार्ट के ऊपर में एक पतला परत की तरह झिल्लीदार परत जमा हुआ दिखाई पड़ता है और ये उसको पहचानने के लिए बहुत आसान होता है और ये उसी बीमारी में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बाकी अन्य बीमारी में ये लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, इस कारण इसको पहचानना काफ़ी आसान होता है। इसके साथ साथ इसके जो पेट भाग है, पेट वाला बेली पार्ट जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ लक्षण होता है। मुर्गियों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, एक साथ झुंड में रहेंगे, मरने के बाद भी यहाँ पर थैला पानी का थैला जैसा दिखाई पड़ता है। तो ये ई कोलाई को पहचानने के लिए एक बहुत अच्छा लक्षण माना जाता है। जीवाणु गंदगी से जन्म लेने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुर्गी पालक भाई मुर्गियों के आवास के अंदर और आवास के बाहर साफ सफाई रखें। मरी हुई मुर्गियों और बदले गए बिछावन को दूर ले जाकर नष्ट कर दें। इसके अलावे आवास के अंदर और बाहर जीवाणु नाशक दवाइयों का छिड़काव अवश्य करते रहें। हम कहें तो मुर्गियों में किसान भाइयों को ये बताते चलें कि खास तौर से मुर्गी पालन में बचाव चिकित्सा से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसमें अगर बचाव के बाद हम ध्यान दें तो काफ़ी हद तक मुर्गी व्यवसाय को हम लाभप्रद बना सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बायोसिक्योरिटी, यानी जीवाणु या जो विषाणु हैं या जो हमारे परजीवी हैं वो सभी चीज़ें जो सूक्ष्म जीव हैं ये किसी तरह से हमारे फार्म के आसपास न आने पाएँ, इसकी व्यवस्था करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मुर्गी पालक अगर ये व्यवस्था कर पाएँ तो उनकी मुर्गियाँ काफ़ी हेल्दी रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं और वृद्धि दर इससे काफ़ी प्रभावित होता है। इन सबों के लिए कुछ कदम उठाने आवश्यक हैं। जैसे आपके जो फार्म हैं उसके आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान रखें। आसपास के गड्ढों में पानी जमा न होने दें या अन्य कचरा जो है उन सबों को न फैलाएं। आपके मुर्गी फार्म से निकले हुए जो मरे हुए बच्चियाँ हैं उन सबों को, या जो लीटर मटेरियल निकाल रहे हैं, जो कुन्नी वगैरह निकाल रहे हैं, जो बिछावन निकाल रहे हैं, उन सबों को फार्म से थोड़ा सा दूर फेंकें, आसपास में ना फेंकें। मुर्गियां अगर पीने हो कहीं पर गड्ढा बना के या फिर जलाने की सुविधा हो तो उस तरह की व्यवस्था रखें। इसके अलावा और भी जो इम्पॉर्टेंट है, आप अपने फार्म का नियमित रूप से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव जरूर करें। मुर्गी पालक भाई, अब आप जीवाणु रोग, उसके लक्षण और बचाव के उपाय जान चुके हैं। बचाव के कदम आप पहले ही उठा लेंगे तो निश्चित रूप से मुर्गियों में जीवाणु रहित रोग नहीं लगेंगे। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि सूरत पे ना जाओ सीरत पे जाओ, और इसी कहावत को सत्य करता है करेला। जी हाँ, करेला खाने में कड़वा जरूर लगता है लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि करेले की उन्नत खेती कैसे की जाए, किस तरह से हम बीज का चुनाव करें और करेले की फसल में, इसकी सब्जियों में कौन से कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कनी है। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। करेला खाने में कड़वा लगता है लेकिन इतना गुणकारी है कि ये एक औषधि से कम नहीं। राज्य में करेला की खेती सालों भर होती है। किसान भाई, आप किसी भी मौसम में करेला की खेती करें। इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत खेती करें। इसके लिए खेत की तैयारी करने के समय से ही हर वैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखें। यहाँ की मिट्टी जो है करेले की खेती के लिए बहुत ही उन्नत है।
तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम खेत की तैयारी की जब हम बात करते हैं तो 2 से 3 गहरी जुताई खेत की करें और अंतिम जुताई के वक्त खेत में सड़े हुए गोबर की खाद और DAP, यूरिया और पोटास का मिश्रण मिला करके खेत में डाल दें। यूरिया की आधी मात्रा डालनी, यानी नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत तैयार करते वक्त डालनी है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयार करते वक्त डालनी है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों की जो खाद की मात्रा की हम बात कर रहे हैं, ये खेत तैयार करते वक्त अंतिम जुताई वक्त डालें। अक्सर किसान भाई क्या होता है कि दूसरी या तीसरी जुताई पहली या दूसरी जुताई में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जुताई करने के बाद, तीसरी जुताई करने के बाद बहुत सारे उर्वरक का क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए अंतिम जुताई के वक्त ही इसको डालें, इसका विशेष ध्यान रखें। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों में ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए वैसे ही प्रभेदों का चयन करें जो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल हो तथा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित हो। सबसे अच्छी किस्म जो अभी के समय में चल रही है पूसा हरित, ये बहुत ही अच्छी किस्म है। इसका उत्पादन करीब करीब 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से झारखंड में चल रहा है। कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, ठीक है। इसके अलावा प्रिया वैरायटी अभी नई रिलीज हुई है, IIVR जो वाराणसी की किस्म है प्रिया, ये बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही है। ये तीनों को किसान भाई सालों भर लगभग खेती कर सकते हैं और बरसात अभी जो भी किसान भाई अभी लगाने वाले हैं, इनका उत्पादन लगभग बरसात में आएगा। इस वक्त आपको पूसा हरित और प्रिया दोनों का उत्पादन बहुत ही अच्छा देगा। खेत में करेला के बीज बोएं तो उनके बीच पर्याप्त दूरी जरूर रखें। न सिर्फ बीजों के बीच बल्कि कतारों के बीच भी अनुशंसित दूरी होना चाहिए। इससे पौधों का सही विकास और सही उत्पादन होगा। पौधे से पौधे की दूरी हम लोग 1.25 मीटर का रखते हैं और 2 लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर का रखते हैं, ताकि झाड़ जो हम ऊपर फैलाते हैं तो ऊपर आराम से उसमें जगह उसको मिले, खुला वातावरण मिले और पौधे का विकास अच्छे से हो सके। करेला लगाने में आधुनिक तकनीक का उपयोग करें। खेत में जल जमाव ना हो और बेहतर तरीके से सिंचाई हो, इसके लिए थाला बनाकर बीज बोएं, मल्चिंग करें और उसमें टपक सिंचाई तकनीक का व्यवहार करें। इसके कई फायदे हैं। किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि झारखंड हमारा वर्षा आधारित, झारखंड में पूरी वर्षा आधारित खेती होती है। इस समय किसान भाई को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बारिश के पानी पर निर्भर है। तो यानी जो हम सब्जी की खेती करते हैं, औसतन जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा है उसका इस्तेमाल करके करते हैं। तो जो सिंचाई की सुविधा की जब हम बात करते हैं तो किसान भाई के पास बहुत ही सिंचाई की सुविधा जो बहुत लिमिट है। तो किसान भाई क्या करें कि बेड बना करके उस पर मल्चिंग करके उसकी खेती करें। यानी कि बेड बना करके प्लास्टिक मल्च कर दे और उसके अंदर ड्रिप का बिछा करके अगर खेती करते हैं तो किसान भाई बहुत ही कम पानी में बहुत ही अच्छा उत्पादन करेले की कर सकते हैं। एक चीज़ किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हम जो मल्चिंग की बात इसलिए करते हैं कि मल्चिंग से 2 फायदे होते हैं। एक तो नमी का संरक्षण होता है, दूसरा खरपतवार की समस्या खेत में बिल्कुल नहीं आती है। ये दोनों ही मुख्य समस्या होती है किसानों को किसी भी सब्जी की खेती में, तो दोनों में इसमें फ़ायदा होता है। तो किसान भाई इसका इस्तेमाल करें। और मल्चिंग में एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं किसान भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि मल्चिंग हमेशा महंगा ही हो, सस्ता मल्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आजकल आ रहा है आपका जूट मल्च आ रहा है, उसका इस्तेमाल कर लें, पुआल मल्च इस्तेमाल कर लें, या नहीं कुछ ऑप्शन मिलने पर वो प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करके खेती कर सकते हैं। बरसात में ज्यादातर जमीन भीगा होता है। करेला के लत्तर उससे सटे रहें तो उसमें रोग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए और लत्तर के सही बढ़वार के लिए मचान बनाएं और उस पर लत्तर चढ़ा दें। उसके लिए हम लोग उसको क्या करें, इसको अक्सर लोग गांव में करते हैं क्या किसान भाई, इसको झाड़ लगाते हैं। झाड़ के लगा करके आप करेले के लत को उसके ऊपर चढ़ाएं, ताकि मिट्टी के संपर्क में जितना कम से कम फल आएगा या पौधा आएगा उतना ही अच्छा इसका उत्पादन होगा। किसान में एक चीज़ और ध्यान रखेगा, अभी जो अगर तकनीकों का सहारा देखें तो इसको बांस के सहारे से लंबे लंबे लाइन में बांस लगा करके उस पर तार बांध दें और उस तार के ऊपर अगर करेले के लत को चढ़ाते हैं तो किसान भाई को क्या होगा, करेले के फल मिट्टी से संपर्क में नहीं आएगा और उत्पादन अच्छा देके जाएगा। अक्सर क्या हुआ, आपने जो पूछा है कि जो बीमारियां लगती हैं, कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है, मुख्यतः जो प्रकोप होता है जो फल आपका ज़मीन में सटता है और बारिश का पानी ऊपर से हो जाने के बाद क्या होता है, कीड़े की समस्या, गलने की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो किसान भाई सबसे पहला ही तरीका अपनाएं कि या तो झाड़ लगाएं या बांस लगा करके, लत लगा करके, धागा लगा करके उसके ऊपर लत को चढ़ाएं। करेला फसल में कीटों का आक्रमण ही ना हो, इसके लिए गौमूत्र से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावे फल मक्खी कीट की रोकथाम के लिए मालाथियोन दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे अगर कीड़े का प्रकोप किसान भाई को हो रहा है तो किसान भाई शुरू से एक कीटनाशक दवा, जैविक कीटनाशक दवा एक मैं बता देता हूँ कि गौमूत्र की 1 भाग और 10 भाग सादा पानी मिला के हर 10-15 दिन के अंतराल पर अगर लत पर छिड़काव करते रहेंगे तो किसान भाई को 2 फायदे होंगे। एक तो कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं होगा, प्लस बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व की जो कमियां होती है पौधे में उसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे, यानी पौधा आपका बहुत ही स्वस्थ होगा और उत्पादन अच्छा देगा।
अगर किसान भाई रासायनिक तत्व का इस्तेमाल करते हैं, कि सबके करेले में किस तरह कीड़े की समस्या आ रही है, जिसको फल मक्खी कहते हैं, फल मक्खी की समस्या बरसात में बहुत ज़्यादा आती है। तो फल मक्खी से बचने के लिए किसान भाई सबसे अच्छा करें मैलाथियन दवा जो आती है, सबसे अच्छा है फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए। तो 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 15 से 20 दिन में एक बार छिड़काव कर दे तो उनको फल मक्खी की समस्या नहीं आएगी। करेला का फल जैसे जैसे परिपक्व होता जाए यानी तैयार होता जाए, वैसे वैसे उसकी तुड़ाई करते रहें। किसान भाई को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि जितनी भी लत वाली सब्जी की खेती करते हैं, इसमें करेला एक बहुत मुख्य फसल है, इसको एक निश्चित समय पर तोड़ते रहें। और किसान भाई जब भी करेले के फल को तोड़ें आप इसको हल्का सा हवा में हल्का सुखा दें, नमी की मात्रा ना रखें, और उसके बाद किसी क्रेट्स में या हवादार वाले बर्तन, हवादार वाले टोकरी में रखें और तब बाजार ले जाएं, नहीं तो गलने की समस्या इनकी अक्सर आती है बंद करने से। किसान भाई स्वाद में कड़वा लगने वाले करेले की इस तरह से उन्नत खेती करेंगे तो निश्चित रूप से इससे होने वाली आमदनी आपकी आर्थिक स्थिति को मधुर बना देगी। देखा ना किसान भाई बहनों, आज के अंक में इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी बहुत जोरों से फैला हुआ है, तो आप सभी मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथ को लगातार धोते रहें और एक दूसरे से दूरियां बनाएं। आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आपको हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम का पता मैं जरूर बता दूं, ताकि कृषि से जुड़ी किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप हमसे जरूर पूछें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए, ताकि अगले अंक में नई जानकारी के साथ हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।